नमस्कार विद्यार्थियों। गांधीवाद की प्रासंगिकता का सवाल लगातार हमारे मस्तिष्क में उठता रहा है। हमेशा से ये प्रश्न उठता है कि क्या गांधी जी आज भी रेलेवेंट हैं, उनकी प्रासंगिकता आज भी है या नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी ने अपने जीवन काल में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया है और दुनिया भर के हाशिए पर स्थित समूह और उत्पीड़ित समुदाय की आवाज उठाने में भी अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान किया है। आज हम न्यू इंडिया के निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका और उनका प्रभाव के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान 21वीं शताब्दी में एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में गांधी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे पहले थे। गांधी जी द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान हैं तथा सर्वधर्म सद्भाव अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भावना इस वैश्विक एवं तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है के विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। अगर महात्मा गांधी के बारे में हम पन्ने पलटकर पीछे देखें तो हम पाएंगे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में हुई। पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए। लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित करवाया था, जिसका प्रभाव गांधी जी के विचारों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। 1893 में दादा अब्दुल्ला एक व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था। उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति जो नक्सलीय भेदभाव है उसको महसूस किया। जिसके कारण उन्हें कई अवसरों पर अपमानित भी होना पड़ा। इसलिए उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें ये भेदभाव मिटाना है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो भारतीय और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का भी अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंतिम रूप से वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में भारत लौट आए। गांधी जी के जो मुख्य राजनीतिक विचारक थे वो थे सत्याग्रह विचार, जो पॉलिटिकल आइडियाज था, और उन्होंने जो अपनी अहिंसात्मक कार्य पद्धति को सत्याग्रह नामक नाम दिया गया। सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है और उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती हैं। चंपारण और बारदोली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा केवल लोगों के लिए भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु नहीं किए गए थे, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन के
अन्यायपूर्ण रवैये का विरोध करने हेतु किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया था। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म एक ऐसे हिंदू परिवार में हुआ था जिन उनके पिता दीवान थे और उन्हें बहुत अधिक धर्मावलंबियों से मिलने का मौका मिला। कई मुस्लिम और ईसाई उनके दोस्त थे। गांधी जी अपनी युवा अवस्था में जैन धर्म से भी काफी प्रभावित हुए थे। कई विश्लेषकों का मानना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा हेतु जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांत अहिंसा से प्रेरणा ली थी। गांधी जी ने भगवान को सत्य के रूप में उल्लेखित किया था। उनका कहना था कि मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ। वे संसार के सभी धर्मों को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसकर देखते थे। जो भी उसमें खरा नहीं उतरता वे उसे अस्वीकार कर देते थे और जो उसमें खरा उतरता था वे उसे स्वीकार कर लेते थे। गांधी जी का मानना था कि आर्थिक व्यवस्था का व्यक्ति और समाज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी भी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना था कि इन परिस्थितियों से आर्थिक और सामाजिक मान्यताएं राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती हैं। जैसे जो उत्पादन है, केंद्रित प्रणाली से केंद्रीभूत पूंजी उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था केंद्रित हो जाती है। ऐसे में गांधी के समाज की रचना विकेंद्रीकरण पर आधारित मानी जा सकती है। गांधी के सामाजिक आर्थिक दर्शन में विकेंद्रीकृत उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकृत होना और पूंजी विकेंद्रीकृत होने की बात कही गई है, ताकि सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की उपलब्धि में स्वावलंबिता हो और किसी पर मतलब भोग्य नहीं बनना पड़े। गांधी जी स्वच्छता के बहुत अधिक समर्थक थे। उनका कहना था कि स्वच्छता वह मुद्दा है जिसे केवल एक उन्होंने रेल यात्रा के दौरान हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उनका कहना था कि गांधी जी जो है कि जो स्वच्छता को वो स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वर्तमान में गांधी जी की जो स्वच्छता का संकल्प अपनाकर सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हालांकि बहुत से शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं है, उनमें जल की सुविधा नहीं है, लेकिन इस और पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रयास किया गया और इसमें जन जागरूकता का बहुत अधिक ध्यान रखा गया। गांधी ने ऐसे राम राज्य का सपना देखा था जहां पूर्ण सुशासन और पारदर्शिता हो। उन्होंने यंग इंडिया यानी कि 19 सितंबर 1929 में लिखा, राम राज्य क्या है। राम राज्य से उनका मतलब था किसी भी हिंदू राज्य से नहीं था। उनका अर्थ था ईश्वर का राज्य। उनका मानना था कि ईश्वर मेरे लिए राम और रहीम एक ही है। गांधी जी सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर हो या नहीं हो, रामायण का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें एक बुरा नागरिक भी हो सकता है और एक अच्छा नागरिक भी हो सकता है। सरकार ने देश में आकांक्षी पूर्ण जिलों यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान की है और नीति आयोग 39 संकेतकों पर इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, उनकी निगरानी करता है, जिससे कि
जिले विकसित हैं, कम पिछड़े हुए हैं, उनको भी बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। गांधी जी का एक और कंसेप्ट हम यहाँ बताना चाहेंगे। गांधी जी पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह बल देते थे। उनके विचार पूरी तरह स्पष्ट थे। उनका कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में पंचायती राज कायम हो गया तो उसमें ये सच्चा होगा कि वास्तव में लोकतंत्र होगा और जो जनता है वो कभी भी हिंसा नहीं करेगी। गांधी जी ये जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गांवों में बसती है और उनका मानना था कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी ने अपना विद्रोह छेड़ा था और उनका कहना था कि मेरा जीवन अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उसी प्रकार समर्पित है जैसे दूसरी बातों के लिए है। अस्पृश्यता को गांधी जी ने समाज का कलंक तथा घातक रोग माना, जो न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण समाज को नष्ट कर देता है। इसीलिए गांधी जी का कहना था कि अस्पृश्यता के कारण हिंदू समाज पर कोई संकट आए और ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वह ये मानते थे कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी आत्मा गांव में बसती है। गांव का जो रोजगार है वो कृषि है और वो आत्मनिर्भर कृषि में विश्वास करते थे। हमारे देश में आज 70 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडार है, लेकिन उसकी कीमत इतनी अधिक है कि हम उसका निर्यात नहीं कर सकते। फिर भी इतना भंडार होने के बावजूद हमारे यहाँ इतने कुपोषित लोग हैं कि हम लागत बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर 43 से 43 to 45% कामकाजी जो आबादी है वो कृषि में संलग्न है और इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान 14 से 16% है। कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है गांधी का सपना था और वो कहते थे कि उन्नत कृषि साधन अपना करके भारत को एक कृषि निर्यातक देश होना चाहिए और इसके बारे में सरकार द्वारा भी सतत प्रयास किए जाने चाहिए। वास्तव में जो गांधी की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। गांधी का एक एक जो दर्शन है वो हमारे लिए आज भी पूरी तरह से अपना प्रासंगिक है। सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों विचारधाराओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी इतनी अधिक जरूरत कभी महसूस नहीं की गई थी। लेकिन एक विरोधाभास भी ये देखने में आता है कि आज भी ठीक है हम गांधी के दर्शनों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत तय कर पाते हैं, क्रियात्मक रूप से हम अभी भी गांधी के दर्शनों से बहुत दूर हैं। गांधी जी को प्रयोग धर्मी व्यक्ति माना जाता है, लेकिन यह प्रयोग केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा, जिसकी लोग आज के दौर में आलोचना भी करते हैं। लेकिन गांधी के चिंतन और प्रयोगों में लोग क्या कहेंगे जैसे शब्दों का स्थान नहीं था। हमने पहले भी चर्चा करी कि गांधी 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में उनका पूरा प्रभाव था और उन्होंने अपने देश में जैसे नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्जर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, पोलैंड के लेक वॉलेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश में गांधी की विचारधारा का प्रयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपने इलाकों देशों में परिवर्तन लाए। यह हमारे लिए प्रमाण है कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई और उसमें विजय भी प्राप्त की गई है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से माने जाते हैं। वे पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता और करुणा तथा इन उपकरणों को सफल प्रयोगकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आज़ादी की जोत जगाई है। आज दुनिया के किसी भी देश में जब भी कोई शांति मार्च निकलता है या अत्याचार और हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाता है, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया के द्वारा गांधी को याद किया जाता है। इसलिए बच्चों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गांधी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। धन्यवाद।